हेलो नमस्कार दोस्तों। ये हमारी सीरीज निपुण भारत योजना के तहत जो नए एक हॉट टॉपिक जो केवीएस और सीटेट के लिए दे रखा है, आज उस पर वीडियो है। और ये चलते हैं इसमें RT 209 और ये सारा क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं इधर, जो ये आपको दिखाते हैं, है नहीं। RT एक्ट 209 के बारे में सारा काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हाल ही में 3 जनवरी सन 2016 को संशोधन किया गया है। RT एक्ट किस धारा से संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि बच्चों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है, किससे कब तक लागू है। दूसरा, जैसे कि ये बालकों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो बने रहिए दोस्तों और पूरी वीडियो को देखेंगे। और सारे कम से कम 2 या 5 क्वेश्चंस नंबर आने की पूरी संभावना है। और इसी तरीके के लिए हमने एक वीडियो को आपके लिए तैयार किया है। तो चलो करते हैं अपनी क्लास को आरंभ। किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिश विद स्टडी। अत्रिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। और एक लाइक तो प्लीज़ बनता ही है, और एक सब्सक्राइब। तो चलो बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। चलिए। और यदि आपको लिए कुछ मतलब इसमें कुछ और भी नया कुछ कंटेंट करवाना हो, या कुछ आपको मतलब एक अपनी भी एक मतलब राय देनी है, बता देना कमेंट बॉक्स में कि अभी आपको और थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि अपनी कमियां हैं, कुछ कुछ खुद के लिए नहीं पता रहती, अपनी कमियों को दूसरों से पता करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अब बिना काफ़ी बात होगी, करते हैं क्वेश्चन को प्रारंभ। अब ऐसा और करना है कि दोस्तों, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ना लें तो अपना सबसे बढ़िया तो ये स्क्रीनशॉट तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और हमको एडजस्ट नहीं कर पाते। सबसे बढ़िया है कि पेंसिल और नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, निपुण भारत योजना, बात आती है निपुण भारत योजना। ये एक हॉट टॉपिक है जो कि काफ़ी सीटेट में काफ़ी क्वेश्चंस इस बार आए हैं, और केवीएस उसी से रिलेटेड है, जो कि इस बार आने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं निपुण भारत योजना। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि इस निपुण भारत योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। किस विभाग द्वारा? शिक्षा और साक्षरता के विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाली बात आप लिख लेंगे खूब अच्छी तरीके से कि निपुण भारत योजना किसके तहत प्रायोजित की जाएगी। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनता है इसका, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। निपुण भारत योजना भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा क्या की जाएगी, यानी कि प्रयुक्त की जाएगी या प्रायोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तत्वाधान में शुरू किया गया है। अब बात आती है नेक्स्ट इसमें कहा गया है दोस्तों, यानी कि ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यस, यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। निपुण योजना के माध्यम से सन 226 और 27, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेंगे। 227 226 से 227, यानी कि तो 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा तक, यहाँ से पूछ लेगा कौन सी कक्षा तक? तीसरी कक्षा तक। कितनी सन तक? 2026 से 27 तक, यानी कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और बुनियादी अंक गणित, ये वो इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें ये वाली बात है। देखो 26 तक तो हो ही गई। प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक लिखने यानी पढ़ने लिखने और बुनियादी अंकगणित, यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि इससे पहले क्या होता था कि बच्चे को बाल वाटिका मतलब यहाँ से भी नहीं था, स्टार्टिंग थी कक्षा 1 से, और कक्षा 1 से स्टार्टिंग थी तो बच्चे को कक्षा 3 तक अभी कम से कम इतना तो आना चाहिए कि उसको बेसिक जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना
तो इसमें वो जो सरकार थी, इसमें अगर इन्होंने सर्वे किया है तो इसमें इन बच्चों पर इतना भी नहीं आता कि सन दो मतलब कि कक्षा 3 तक के बच्चों को कि वो मतलब बेसिक अंकगणित के बारे में भी कुछ अंकों का ज्ञान कर सकें। तो सरकार ने फिर ये योजना चलाई है, निपुण भारत योजना। तो इसमें बोला गया है कि 2026 से 27 तक के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 तक के अंत तक के पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बुनियादी अंकगणित यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं बातें 2026 से 27 तक और तीसरी कक्षा के अंत तक। और किसके द्वारा किसमें बुनियादी अंकगणित सीखने। अगला स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा, यानी कि शिक्षा और साक्षरता, स्कूल शिक्षा और साक्षरता के विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा तत्वावधान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखो, निपुण भारत सरकार की मुख्य विशेषता है। क्या विशेषता है कि 3 से 9 वर्ष तक के आयु के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। पूछ लेगा कितने से कितने वर्ष की, तो 3 से 9 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को क्या करना है, उनको पूरा करना है। नेक्स्ट है, आगे बोला जा रहा है कि इस योजना का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता यानी कि जो आधारभूत बेसिक आवश्यकताएं जितनी नीड्स है हमारी, यानी कि संख्यात्मकता यानी कि अंकगणित के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाना है। ये उनका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कह रहा है निपुण भारत सरकार की ये जो योजना है कब से शुरू हुई, तो ये योजना जो शुरू हुई है, ये योजना शुरू हुई है आपकी यानी कि 5 जुलाई 2021। ये जो योजना स्टार्ट हुई है 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत सरकार की योजना शुरू हुई है। निपुण भारत सरकार की योजना कब से शुरू हुई है, 5 जुलाई 2021। किसने शुरू करी है कि उस समय के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा उस समय ये 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत योजना को प्रारंभ किया गया। इस समय कौन है भारत के यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है इस समय, धर्मेंद्र प्रधान। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान कौन है इस समय, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निपुण भारत योजना के अंतर्गत प्री स्कूल यानी कि देखिए उन्होंने प्री स्कूल दे दिया, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3। ये ध्यान रखेंगे, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और इससे पहले बाल वाटिका, प्री 1, प्री 2, प्री 3 और बाल वाटिका, देखो ये दे दी इसमें, हाँ बाल वाटिका, यानी कि इसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की शिक्षाएं शामिल हैं। ध्यान रखेंगे, इसके बाद किसकी, ग्रेड 3 की शिक्षाएं क्या है इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। आगे उन्होंने बोला है, यस आगे क्या बोला है, ये कह रहे हैं यानी कि कक्षा 3 ग्रेड 3 की कक्षाएं शामिल है। NIPUN यानी कि NIUPN भारत योजना 2023 का पूरा नाम क्या है, यानी कि ये निपुण NIUPN इनका पूरा नाम क्या है। NIUPN भारत योजना 2023 का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। क्या है, यस देख लेंगे, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इस पूरा नाम पूछ लेगा इसमें, इसका यानी कि भारत योजना सरकार निपुण का यानी कि पूरा नाम क्या है, निपुण का पूरा नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। तो निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय, ये ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई 5 जुलाई 2011 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुण भारत योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? निपुण भारत योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो निपुण भारत योजना का मुख्य लक्ष्य प्री स्कूल और छात्रों को आधारभूत साक्षरता का संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना, उन्हें लिखना, पढ़ना, अंकगणित करने की क्षमता 2026 से 27 तक बढ़ावा देना है। इन चीज़ों को उसमें क्या करना, पारंगत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना के यानी कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कितना बजट किया है? तो निपुण भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 2618.18 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए करा है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, यानी कि 2688 करोड़ रुपए का बजट क्या किया है उन्होंने, सरकार ने आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता क्या होती है? आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता ये क्या होती है? आधारभूत का मतलब क्या? आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता उस कौशल तथा रणनीति को कहते हैं जिसकी मदद से छात्र क्या करना चाहते हैं, पढ़ने, लिखने, बोलने, व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके वो लिए बोलते हैं आधारभूत साक्षरता, जिससे सभी छात्र और छात्राओं की भाषा में संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त होता है और संख्यात्मक विधियों और विश्लेषण का उपयोग करके प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने की क्या करती हैं, वो क्षमता बढ़ेगी। इसी ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा आसान से प्राप्त होगी, वह अपनी भाषा में समझ सकेंगे और विद्यार्थियों के क्या होगा, मानसिक विकास भी क्या होगा, उन्नत होगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को लिख लेंगे। आगे क्या कह रहा है वो आगे देखना, संख्यात्मक ज्ञान क्या होता है और आधारभूत साक्षरता क्या होती है, इस पे बात करते हैं। अब संख्यात्मकता क्या होती है, यानी पूर्व अवधारणा मौखिक पठन में प्रभाव, ये वाली बात आप देख लेंगे। मापन क्या है, संख्यात्मकता किसी चीज़ को मापना, तोलना है ना, ये क्या है, मापन में आ जाता है। आधारभूत में क्या आएगा, जैसे कि शब्दों की शब्दावली, लेखन शब्दावली, बोलना, लिखना। और संख्यात्मकता में क्या आ जाएगा, जैसे कि किस तरीके का पैटर्न, यानी कि पैटर्न जैसे 1 5 7 इसे पैटर्न चल गया, तो ये क्या आ गया, एक मैथमेटाइजेशन की भी बात आ गई। नंबर एंड ऑपरेशंस, इसी को बोलेंगे नंबर एंड ऑपरेशन, यही आ जाएगा। डाटा हैंडलिंग, तो ये सब क्या आ गया, संख्यात्मक ज्ञान। आधारभूत साक्षरता का ज्ञान जैसे कल्चर रीडिंग, यानी कि अपने कल्चर के बारे में देखना, पढ़ना, है ना, अंडरस्टैंडिंग करना, तो ये आ जाएगा आपका आधारभूत साक्षरता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निपुण भारत योजना की विशेषता क्या है? यानी 3 से 9 वर्ष तक के सभी बच्चों को जरूरतों को पूर्ण तरीके से उनके अंडरस्टैंडिंग कराना और इसी की मदद से बच्चों को सही तरीके से पढ़ने, लिखने और बोलने में उनकी सहायता करना। नंबर 2, साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान इससे क्या होगा, संख्यात्मक ज्ञान मिलेगा, जिससे उनकी मानसिक विकास में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। शिक्षकों को बुनियादी भाषा के विकास के लिए हर बच्चे की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे कम गलती करेंगे हैं और ठीक से क्या करेंगे, लिखना और सीख सकेंगे। सही है। आगे क्या है, आगे कह रहा है वो कि नंबर 3 पे बच्चे हर चीज़ को जल्द से जल्द सीख सकेंगे, क्योंकि जब उनका मानसिक विकास तेज होगा तो वो क्या है, हर चीज़ को जल्दी से जल्द सीख सकेंगे। और बच्चे क्या है, बच्चे कोई पीछे नहीं छूटेगा और सब साथ में सीखेंगे। नंबर 4 में कह रहा है सभी राज्य, ये वाली बात, सभी राज्य और केंद्र शासित और प्रदेशों, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर के सभी 5 स्तर हैं। ये ध्यान रखेंगे कितने स्तर हैं, 5, यानी कि 5 स्तरों पर कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर, राष्ट्र में, जिला, राज्य यानी कि राज्य ब्लॉक, स्कूल स्तर नंबर 1, नंबर 2 ब्लॉक स्तर यानी जिला ब्लॉक स्तर 3 और स्कूल स्तर 4, यानी कि इसी में से राज्य 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 स्तर ये बताए हैं जिनमें कि कार्यान्वयन तंत्र द्वारा बच्चे के मानसिक विकास को डेवलप किया जाएगा।
बच्चों को शिक्षा की ओर क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। सक्षम वातावरण, अच्छा वातावरण मिलेगा, जिससे उसके ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान में विकास में बढ़ोतरी होगी, उसके दिमाग और मस्तिष्क में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। आगे क्या कह रहा है? निपुण भारत योजना को सरकार कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा इसको 17 भागों में बांटा गया है। अगर ज़्यादा भी टोटल फैक्ट ही पूछ लेगा तो ये पूछ सकता है कि निपुण भारत योजना को भारत सरकार ने कितने भागों में बांटा है। तो आप बताना है कि ये 17 भागों में बांटा गया है। किस किस में बांटा गया है? जल्दी से बात कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई में एक सर्विस पैनल होगा। दूसरा किस में बांटा गया है? सेंट्रल स्कूल और गाइडलाइंस इनके अनुसार। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपने अभी देखा ही था। यानी कि स्टेट काउंसलिंग, स्टेट के बारे में भी आपने बात करी थी। यानी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में। यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट यानी कि राज्य के स्तर पर भी। अफसर, ब्लॉक स्तर पर एजुकेशन अफसर के बारे में। ब्लॉक स्तर के बारे में आपने बात करी थी। यानी रिसर्च सेंटर एंड क्लस्टर रिसर्च सेंटर के बारे में। डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में बात करी थी। कम्युनिकेशन एंड पेरेंट के बारे में बात करी थी। सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बात करी थी। और मुख्य शिक्षक के बारे में आप बात करी थी। यहाँ पर बात करेंगे अगर आपसे कभी ये पूछ लेगा गैर सरकारी संगठन, तो इसमें ये गैर सरकारी संगठन भी शामिल है और प्राइवेट स्कूल भी इनमें शामिल हैं। यहाँ से हमारा दिमाग, क्योंकि सरकारी हम सोचेंगे गैर सरकारी तो हो नहीं सकता, तो गैर सरकारी भी, सरकारी भी और प्राइवेट भी, सारे ही इसमें क्या है? भागीदारी है सबकी। तो ये तो हो गया हमारा निपुण पे। अब बात करते हैं आरटी एक्ट 209 के बारे में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। हो जाइए तैयार, लिख लीजिए क्वेश्चनों को और अपने अपने क्वेश्चंसों को हिट करेंगे दोस्तों। चलिए, वो कह रहा है आरटी एक्ट 209 बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209 देश में कब लागू हुआ? यस, ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 209, 1 अप्रैल 210, 1 सितंबर 209, 1 सितंबर 210। तो दोस्तों बताएंगे ये यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 210 कब लागू हुआ? तो यस, वेरी गुड, अपना आंसर जाएगा 1 अप्रैल 210। 1 अप्रैल 210 को आरटी एक्ट 209 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209 देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष से कितने वर्ष तक लागू हुआ है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ है, 7 से 13 वर्ष तक के बच्चों को लागू हुआ है, 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों को लागू हुआ है, या 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को लागू हुआ है? तो ये तो दोस्तों आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209 लागू है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। यस, हाल ही में 3 जनवरी 2010 को संशोधन किया गया है। यह आरटीई एक्ट की किस धारा से संबंधित है? यानी कि 3 जनवरी 2016 को संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था आरटीई एक्ट के द्वारा। यानी कि किस 290 एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें कौन सी धारा में किया गया था? धारा नंबर 15 यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। बताइए दोस्तों किसमें? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी 2011 को आरटी एक्ट 209 में जो संशोधन किया गया था वो एक्ट था 16, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल एज अ करेक्ट आंसर होगा अपना। यानी कि आरटी किसमें, एक्ट कौन सा था? वो धारा 16 में। धारा 16 में क्या किया गया था? संशोधन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरटी एक्ट की किस धारा 16 यानी कि 16 क्या अधिकार प्रदान करती है? जब इसमें क्या अधिकार प्रदान करती है? आरटी एक्ट की धारा 16 क्या अधिकार प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, या कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। आगे कह रहा यह सरकार पर निर्भर करता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, यह सरकार पर निर्भर करता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। आगे क्या कह रहा था? आगे कह रहा है मतलब कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। तो ये नहीं है, अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता। वो डायरेक्ट ये कह रहा है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण
नहीं किया जा सकता। वो कह रहा है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जा सकता है। यस, अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता, उत्तीर्ण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, बालकों को काम मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 209 में कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? यस, अध्याय 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन है, 7 सेक्शन है या 8 सेक्शन है? 5 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। तो इसमें ज़्यादा देर की बात नहीं करेंगे, आपको पता है, आपने बिल्कुल सही लगाया आंसर, यानी कि 7 अध्याय हैं। यानी कि यहाँ से पूछ लेगा कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं। सही है दोस्तों। यस, आ गया क्वेश्चन, देखो यही वाला आ गया। वो कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के में कुल कितनी धारा हैं? इसमें कुल कितनी धारा हैं बताएंगे दोस्तों। यानी कि 36 आर्टिकल्स हैं, यानी 36 धारा हैं, 37 धारा हैं, 38 धारा हैं, 39 धारा हैं, कितनी धारा हैं बताएंगे दोस्त। तो ये बताएंगे, आपका बिल्कुल राइट आंसर है 38 धारा हैं। कितनी धारा हैं? 38 धाराएं हैं। यस, अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? 38 धाराएं हैं। वेरी गुड। आगे बात करते हैं, आरटीई एक्ट 209 लोकसभा में कब पारित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये लोकसभा में कब पारित किया गया। यस यस, बताएंगे दोस्तों। 4 अगस्त 4 अगस्त 209, 4 अगस्त 209, 4 अगस्त 209, 3 अगस्त 209, 4 अगस्त 210, 3 अगस्त 211। यस, आरटीई एक्ट 209 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो इसका आंसर यस बताएंगे, 4 अगस्त 209 को ये लोकसभा में क्या किया गया? पारित किया गया। यस, आगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 209 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, यानी कि आरटी एक्ट 209 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। यानी कि कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? यस, बताइए दोस्तों, 42 घंटे, 43 घंटे, 44 घंटे या 45 घंटे? यस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 45 घंटे, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आरटी एक्ट 209 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में वो कितने घंटे कार्य करेंगे? यानी कि 45 घंटे वो कार्य निर्धारित किए गए हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आरटी एक्ट 209 की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था आरटी एक्ट 209 का? 27 अगस्त 209 को एंड 27 अगस्त 210 को या 26 अगस्त 210 को, 27 अगस्त 211 को? तो बताएंगे इसका जो मतलब नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। यस यस, वेरी गुड, 27 अगस्त 209। वेरी गुड, यही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। 27 अगस्त 209 को आरटी एक्ट 209 का अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। यस, आगे क्वेश्चन करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस मिनिमम डेज कितने हैं? यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो कि मतलब प्राइमरी सेशन जो होता है 1 टू लेकर 5 तक, यानी प्राइमरी सेक्शन के लिए कितने कार्य दिवस मिनिमम डेज स्थापित किए गए हैं? 200 एंड 200 मिनिमम डेज, 210 मिनिमम डेज, 245 मिनिमम डेज, 255 मिनिमम डेज। तो बताएंगे दोस्तों कितने? यस, वेरी गुड, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, 200 मिनिमम डेज प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्शन में मिनिमम डेज स्थापित किए गए हैं। कितने? 200 मिनिमम डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 पर न्यूनतम कार्य दिवस मिनिमम डेज कितने स्थापित किए गए हैं? 200 कार्य दिवस, ये तो अभी नहीं बताया था, ये होगा नहीं। यस, कितने स्थापित किए गए हैं दोस्तों? तो इसमें 210, 220, 230। यस, वेरी गुड, 220 कार्य दिवस स्थापित किए गए हैं। 6 से लेकर 8 तक के न्यूनतम मिनिमम डेज स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षिक घंटे की बात कर रहा है, यानी एजुकेशनल आवर्स,
शैक्षिक घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? यस, कितने शैक्षिक स्तर पर कितने शैक्षिक घंटे, यानी कि कितने 8000 घंटे। वेरी गुड। कितने? बी इज अ करेक्ट आंसर। 800 घंटे शैक्षिक स्तर पर एजुकेशनल आवर्स निर्धारित किए गए हैं। 800 आवर्स। कितने? 800 आवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने शैक्षणिक घंटे एजुकेशनल आवर्स निर्धारित किए गए हैं? 800 आवर्स, 900 आवर्स, 1000 आवर्स, 12000 आवर्स। बताएंगे दोस्तों। यस, तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 जो निर्धारित किए गए हैं, कितने किए गए हैं बताएंगे दोस्तों। यस, कितने? 1000 घंटे। ठीक है दोस्तों, 1000 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बात। आरटी एक्ट 209 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना, भाई इसमें तो लगाया जा सकता है। आपदा राहत में भी लगाया जा सकता है। चुनाव संबंधी कार्य में भी लगाया जा सकता है, ड्यूटी पड़ती है शिक्षकों की। पर किसमें नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जा सकता। सही है। तो ये हमारा किसमें नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो में नहीं लगाया जा सकता। तो जो हमारा आंसर होगा ए यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे बोला है कि आरटीई एक्ट 209 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न से का प्रतिषेध करती है? आरटीई एक्ट 209 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करती है? यानी कि आप बच्चे को दंड नहीं देंगे, मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे। ये कौन सी धारा है? यस, तो धारा नंबर 17 एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। यानी 17 धारा ये कह सकती है कि आप बच्चे को दंड, मानसिक उत्पीड़न से प्रतिषेध नहीं करेंगे। यानी कि आरटी कौन सी धारा दंड तथा मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध करती है, यानी मना करती है। कौन सी? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं। यस, तो दोस्तों स्लाइड होगी कंप्लीट और वीडियो होगी कंप्लीट। तो प्लीज़ अपना स्कोर कितना हुआ ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेंगे, शेयर वीडियो को कर देंगे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।